Hello everyone, welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. So I hope आप सब लोग अपने घरों में ठीक है और दिवाली की ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा आपका सारा शेड्यूल एक दिन लेट चल रहा है क्योंकि जो आपके कल क्वेश्चंस हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आपके सैटरडे को होने थे, लेकिन मैं खुद इतनी बीमार थी कि मैं उस सैटरडे को क्लास नहीं रख पाई। उस वजह से जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मंडे से नया टॉपिक शुरू होगा, तो हम एक दिन लेट हो गए और हम ट्यूसडे पे आ गए और आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर, जो कि सिलेबस के हिसाब से आपका सेकेंड चैप्टर है। और वो क्या है? वो है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर है आपके सिलेबस में और आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अपना सिलेबस तो सब जानते हैं ना। तो ये जो चैप्टर है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाँ, अगर आपको पेडागोजी समझनी है तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। मैक्सिमम मतलब अगर 15 से 10 क्वेश्चंस की बात हो रही है कि फर्स्ट पेपर में आपके 15 क्वेश्चंस हैं और सेकेंड पेपर में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, तो इन 25 क्वेश्चन में से आप ज़्यादा नहीं तो 5 या 6 का अनुमान तो लगा के चलते हैं। ऐसा क्यों? अकेले इसी चैप्टर में आपका इंक्लूडेड है NCF 2005 और इस NCF में से ही अकेले दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं, दोनों ही एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर को प्लीज़ कोई भी बिल्कुल भी अवॉइड करने की या निगलेक्ट करने की कोशिश मत करना। चाहे आप यहाँ से पढ़ो, चाहे किसी बुक से पढ़ो, चाहे जैसे मर्जी पढ़ो, लेकिन इस चैप्टर को करके जाना। सीटेट में तो ये आएंगे ही आएंगे, और क्योंकि यूपी टेट में इस बार पेडागोजी इंट्रोड्यूस की गई है तो वहाँ पर भी NCF 2005 इम्पोर्टेंस रखेगा। और 2005 इम्पोर्टेंस रखता ही क्यों है? क्योंकि इसे हम चला रहे हैं फिलहाल के लिए। पहली बात, क्योंकि ये अभी करंट का है, ये अभी चल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें मेजर चेंजेस हुए थे, जो कि आप अपनी पेडागोजी में CDP में जब आप क्लासेस ले रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ जो हम NCF 2005 की बात करेंगे वो हम मैथ से रिलेटेड की बात करेंगे, मैथ्स रिलेटेड। लेकिन NCF तक पहुँचने से पहले इसको भी समझना ज़रूरी है। तो आज पहले तो इस चैप्टर का ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, आई होप। उसमें आप ये लिख सकते हो उस चैप्टर के जस्ट नीचे कि इसमें हमारा क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो हम इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग, अर्थ, ताकि अर्थ का हम अनर्थ ना कर दे। तो मीनिंग किसका? पाठ्यक्रम, करिकुलम का। ठीक है, इसका मीनिंग समझेंगे। फिर बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, महत्व की बात कर लेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। करिकुलम हमारे एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षण प्रणाली में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विद्वानों के कथन या विद्वानों के विचार, थॉट्स ऑफ स्कॉलर्स। थॉट्स ऑफ स्कॉलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक कि कल के सेशन में हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया भी था डेविड व्हीलर के कथन के बारे में। यहाँ पे भी है, लेकिन इनके फिर भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल हम जानेंगे ज़रूर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसी बार आ जाए। इस बार वैसे भी सीटेट का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले सिर्फ एक दिन परीक्षा होती थी, एक क्वेश्चन पेपर बनता था और वही सब में बांट दिया जाता था, लेकिन अब जो है, अब आपका ऑनलाइन पैटर्न शुरू हो गया है, प्लस कई दिन परीक्षा चलने वाली है, तो कई सारे सेट्स बनेंगे। तो इतने क्वेश्चंस को बना पाना भी कठिन होगा, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाए। तो इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे,
मैं उतने ही कराऊंगी जितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर कर पाऊं। फिर चौथे में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आपका करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। तो यहां पे हम बात कर लेंगे निर्माण के चरण, ठीक है। कोशिश रहेगी आज ये चारों टॉपिक्स आपके कवर हो जाए आज की क्लास में। थोड़ा सा गले ने साथ दिया और थोड़ा सा वक्त ने साथ दिया तो हो ही जाएंगे, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी हम कल कर लेंगे। लेकिन ये 4 जो है ये आपका इस करिकुलम वाले चैप्टर का बेस तैयार करेंगे, उसके बाद ही आप एनसीएफ तक पहुंचेंगे। और इसके बाद जो आपके एनसीएफ वाले टॉपिक्स आ जाएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, ये 4 टॉपिक, और उसके बाद शुरू होगा हमारा मेजर टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका पहला एनसीएफ 2005। इसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है। इस बारे में इसने बात की थी। एनसीएफ 2005 ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देशक जारी किए थे, जिससे हमें ये समझ में आ रहा था कि हमें पाठ्यक्रम कैसा तैयार करना है बच्चों के लिए। तो इसमें भी 2 तरीके के हो जाएंगे, अपर प्राइमरी लेवल और प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका एनसीएफ 2005 ने कैसा डिजाइन किया था, पहले तो प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए, उसके बाद उसने कैसा डिसाइड, उसके बाद उसने किस बारे में बात की थी, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें आगे किस चीज पे आ जाएंगे, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये 3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि एक क्लास में एक टॉपिक खत्म हो, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, और उनको अगर आप भूल नहीं सकते, अगर आप उन्हें भूल गए तो आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका बेस बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि इसमें बताया है कि आपके कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर। तो अगर वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स दे दिए, और टॉपिक्स में से वो कैसे क्वेश्चंस दे देंगे कि उन्होंने 10-12 टॉपिक्स दिए हैं, उनमें से 3 उठा लिए और एक अलग डाल दिया, जो या तो इसका डाल दिया या कहीं से भी डाल दिया। फिर वो आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सा इनमें से नहीं होना चाहिए, या फिर सारे इसके दे देंगे, इस पेपर के लिए बता रही हूँ, सारे इसके दे देंगे और एक पूछ लेंगे इनमें से कौन सा होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। तो इसके लिए तो समझ होनी चाहिए ना, पता तो हो कि है कौन से टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक स्तर है, बहुत सीधे सीधे बात करते हैं। इसके बाद एनसीएफ ने किस बारे में बात की थी, इसके बाद एनसीएफ ने बात की थी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मतलब गणित शिक्षण में जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में बात की है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। पियाजे की थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जब मैंने आपको गणित संप्रत्यय अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि पियाजे के अनुसार गणित संप्रत्यय क्या है। तो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग थी वो सिर्फ एक लाइन की थी, यहाँ पे डिटेल है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। और इसमें आपका 9वां टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई है तो इलाज भी बताए होंगे, रेमेडीज भी बताई होंगी, तो रेमेडीज भी बता दी है इसकी यहाँ पे 9वें टॉपिक में। ये सब कुछ होने वाला है आपका मैं कोशिश करूंगी इस सप्ताह में आपका ये वाला टॉपिक निबट जाए, नहीं भी होगा कोई बात नहीं, हमें अपना टॉपिक अपने कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है। और जब इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ कि 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो क्यों डरना है, परेशान नहीं होना है, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, कोई इशू नहीं है ना। तो चलिए, आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आप नोट भी कर लीजिए अपने प्लीज़ नोटबुक में, और उसी के हिसाब से आगे बढ़ते चलते हैं।
एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें भी बात हमने करिकुलम की है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि मीनिंग ऑफ करिकुलम है क्या, ये पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक ही आ जाते हैं हम कि करिकुलम का मीनिंग क्या है। आप कहोगे मैम पाठ्यक्रम, इतनी देर से आप चिल्ला रहे हो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम चिल्ला रहे हो, तो हाँ करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम है। यार ये तो आपका अनुवाद है, इंग्लिश से हिंदी में आपने अनुवाद करके मुझे बता दिया पाठ्यक्रम, बट एक्चुअली क्या मीनिंग है? ये वर्ड आ कहां से रहा है? ये वर्ड आ रहा है आपका लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से ये आपका वर्ड लिया गया है, और वो वर्ड क्या था? करिरी। एक्चुअली जिस वर्ड से ये वर्ड लिया गया है, करिकुलम बना है, वो क्या है? करिरी। हरियाणा वाले बच्चे, करड़ी नहीं है, ये करिरी है। ठीक है, तो करिरी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। अब जोड़कर देखो, दौड़ का मैदान और पाठ्यक्रम, इसका कोई लिंक है? तो ऐसा कहां से आ गया? इसके पीछे की कोई सोच होगी ना, तभी तो इस वर्ड को इसमें चेंज करा है और इसका मतलब पाठ्यक्रम बनाया है। क्या मतलब है इसका? दौड़ का मैदान, बेसिकली हमने ये कहा कि करिकुलम एक ऐसा रास्ता है जिस पर दौड़कर छात्र अपने एम्स, अपने उद्देश्य हासिल करता है। हमने एम्स तो पढ़ लिए मैथमेटिक्स पढ़ने के, जाना था ना हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में कि एम्स क्या है, कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो वो उसका एक रीजन है। तो आप ये सोचो कि इसका क्या मतलब है कि करिकुलम एक वो रास्ता आपको देता है जिस पर दौड़कर छात्र अपना उद्देश्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो लिख लो, वरना अपनी लैंग्वेज में एक छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लो कि वह रास्ता जिस पर दौड़कर छात्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। उद्देश्य मतलब गोल्स, उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लीजिए, करिकुलम इट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या ऐसे कह लीजिए इट इज अ पाथ थ्रू विच अ स्टूडेंट अचीव हिज और हर गोल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये करिकुलम है क्या? इसमें से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहली बात तो करिकुलम का वर्ड किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। दूसरा, कौन से लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है? तो वो था आपका करिरी। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा आएगा कि ऐसे पूछ लिया जाएगा पाठ्यक्रम, और इसमें करिकुलम किस वर्ड से लिया गया है, तो ऐसे ही लिखा आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब बेसिकली जो करिकुलम है वो महत्वपूर्ण पार्ट, वो महत्वपूर्ण अंग है हमारी शिक्षा प्रणाली का, महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि शिक्षा प्रणाली। वो महत्वपूर्ण भाग है हमारी शिक्षा प्रणाली का, जिस पर चलकर, जिसके थ्रू, ऐसे लिखिए, या तो जिसके थ्रू या जिस पर चलकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम अपने गोल्स अचीव करते हैं। ओके, तो अर्थ समझ लिया हमने कि अर्थ क्या है। लैटिन भाषा का एक शब्द है करिरी, जिसका मतलब है रेस कोर्स, और रेस कोर्स से कैसे जोड़ दिया हमने करिकुलम को? ऐसे कि वो एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने उद्देश्य प्राप्त करते हैं। हमें एक रास्ता तो चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम
सोच रहे कि आज हमें डॉक्टर बनना है और अगले दिन हम सुबह उठे तो हमारे गले में स्टेथोस्कोप हो, नहीं हो सकता ना ऐसा। हमें एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ता है, तो वही करिकुलम हमें दिशा दिखाता है। आपका करिकुलम में ही तो जोड़ा जाएगा वो सब कुछ। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उस डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई में भी आपको देखना होगा कि किस लेवल पे आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम यानी कि महत्व, करिकुलम का महत्व क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि एक ये पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ, पाथ यानी कि दिशा, दिशा निर्देशक। ये आपको दिशा निर्देशक देता है जिस पर चलकर बच्चे अपना अपना गोल अचीव कर पाते हैं। अगर एक बच्चे ने सोचा कि उसे डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, 10th तक नॉर्मल पढ़ाई करेगा, 11th 12th में वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई करेगा। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि कॉमर्स ले ले और उसके बाद वो डॉक्टर बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है तो क्या मैं अब डॉक्टर बन सकती हूँ? मुझे पहले 11th 12th में जाके मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बायो पढ़नी पड़ेगी। तो वो वही तो चीज है कि आपका करिकुलम डिसाइड करता है। बायो वो कहाँ है, हमारे करिकुलम में वो बायो थी जिसने हमें आगे डॉक्टर के लिए पुश किया। समझो कैसे, 11th 12th में अगर आपने बायो पढ़ी तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप नीट यूजी का पेपर देते हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का पेपर देते हो। जब उसके बाद आप एमबीबीएस करते हो, एमबीबीएस का भी एक पर्टिकुलर पाठ्यक्रम होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो आपको पीजी में पढ़ाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा स्पेशलाइज्ड टॉपिक, वो आपको एमबीबीएस में पढ़ा देंगे, नहीं हो सकता। आप खुद देखो, आप पहले ग्रेजुएशन करते हो किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद आपने बीएड की, बीएड किया या जेबीटी या कुछ भी किया तो उसमें आपको शिक्षण शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, लेकिन उसके आगे भी तो पढ़ाई है। जो एमएड में पढ़ा रहे हैं वो बीएड में क्यों नहीं जोड़ा, उसका एक रीजन है, समझे। तो वही है आपके दिशा निर्देश, कि आपको एक दिशा निर्देश देता है करिकुलम कि हाँ आपने ये सब पढ़ लिया तो अब आपकी ये दिशाएं हो सकती हैं। जिसने मेडिकल पढ़ी है वो आगे इस दिशाओं में जा सकता है कि बायो की फील्ड में जा सकता है, बायो के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स की फील्ड में जा सकता है, जिसने वो करिकुलम पढ़ा है। जिसने कॉमर्स पढ़ा है तो उसके भी एक दिशाएं निकाल दी है करिकुलम की वजह से, आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, सीए बन सकते हो, या एमबीए कर सकते हो, आगे कुछ भी कर सकते हो। तो उसके उस हिसाब से पाथ आपका डिसाइड होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक पाथ डिसाइड करता है, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र या छात्राएं, ठीक है ना, करता है ना। उसके बाद और किसके लिए, टीचर्स, और या ऐसे लिखो एंड ऑथर्स, यानी कि शिक्षक और एवं लेखक। यार अब आप मुझे ये बताओ, शिक्षक के लिए तो आपको फिर भी कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि एक टीचर को भी तो पता होना चाहिए ना कि इसको क्लास में कितना पढ़ाना है। आज आप सीटेट के लिए या यूपी टेट के लिए किसी भी लेवल के लिए आप पेडागोजी की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स के पेडागोजी की, और पेडागोजी एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, पता है आपको। अगर मैं आपको इतना ज़्यादा डीप में इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज दे दूं जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो आपके पेपर में, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसलिए टीचर को पता होना तो ज़रूरी है। ये लेखक कौन से हैं बेटा, जो आपकी बुक्स लिखते हैं ये वो लेखक हैं, समझे। तो लेखक या लेखक वो हुए जो आपकी बुक्स लिख रहे हैं, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि इस लेवल की बुक में, इस करिकुलम के बुक में कितना ज्ञान देना है, कितनी बातों को बताना है, ताकि बच्चा उसे समझ पाए। चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, 11th 12th का बच्चा हो। आप 11th 12th में जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आता है, अगर आप उसको 5th क्लास की बुक में डाल दोगे तो कैसे पता चलेगा उसे समझ ही नहीं आएगा बच्चे को। और वो समझ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका उतना संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है। और इसीलिए लेखक को ये बात पता होनी चाहिए कि वो किस क्लास का, किस स्तर का अपना करिकुलम डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो विद्वानों की बात हो गई। उसके बाद और कैसे हेल्प करता है,
और कैसे हेल्प करता है आपका करिकुलम? क्यों इंपॉर्टेंट है आपका करिकुलम? क्योंकि वो आगे टीचर्स के लिए एड्स यानी कि शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए भी हेल्प करता है। शिक्षण सामग्री तैयार करने में हेल्प करता है। टीचर को अगर पता होगा कि वो क्या पढ़ाने वाला है तो वो शिक्षण सामग्री उसी हिसाब से तैयार करेगा, ठीक है। और उस साथ में और जो एक चीज है कि आपकी शिक्षण प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम को वो क्या रखता है? वो क्रमबद्ध रखता है और आपका सुनियोजित रखता है। यानी कि क्या रखता है वो आपको? क्रमबद्ध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड रखता है और वर्गीकृत रखता है। वर्गीकृत यानी कि कैटेगराइज्ड। सुनियोजित करता है, ऑर्गेनाइज करता है और वर्गीकृत रखता है, यानी कि उसको कैटेगराइज रखता है। कि पता होना चाहिए, जैसे मैथ्स की भी तो कई सारे पार्ट्स है ना यार, आपके ज्योमेट्री है, आपका अरिथमेटिक है, आपका एडवांस मैथ्स है, तो कैटेगराइज्ड है। तो आपका कैटेगराइज्ड होगा तो और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका करिकुलम है या पाठ्यक्रम है वो एक दिशा निर्देशक प्रोवाइड करता है, आपको पाथ प्रोवाइड करता है, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, थ्रू विच एक स्टूडेंट उसको समझ में आता है कि उसको आगे किस रास्ते पर जाना है, उसको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, उद्देश्य हासिल करने में मदद करता है। टीचर्स को कैसे मदद करता है? टीचर्स को मदद करता है शिक्षण प्रणाली यानी कि टीचिंग एड्स बनाने में, प्रॉपर अपने सामग्री इकट्ठी करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है शिक्षण प्रणाली को वो ओवरऑल कैसे इफेक्ट डालता है, किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि करिकुलम की वजह से ही हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज रहती है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब में ही आपकी कैटेगरीज होती है। इंग्लिश में आपका लिटरेचर होता है, ग्रामर होता है, ऐसे हिंदी में होता है आपका लिटरेचर होता है और ग्रामर होता है। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 आपके खंड हो जाते हैं, वो कैटेगरीज में बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका करिकुलम इसीलिए आपका इंपॉर्टेंस रखता है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट में कि आपका पाठ्यक्रम के बारे में विद्वानों के बहुमूल्य विचार, कि विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं। इसको सिर्फ लिखना है तो प्लीज सब लोग लिखिएगा आराम से। आप लोगों ने आई गेस कल की क्लास नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास एक भी कमेंट नहीं आया कि 15 में से आप लोगों के कितने मार्क्स बने। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग मुझे बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया कि नहीं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करो, नहीं कमेंट करना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि उसमें तो आप लोग बता सको कि कितने मार्क्स बने आपके। ओके, तो अब आ जाते हैं कि पाठ्यक्रम के संबंध में थॉट्स ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि विद्वानों के विचार। किसके बारे में बात हो रही है? करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। इसमें सबसे पहले कौन से आपके हुए? आपके पहले हुए कनिंघम, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
कनिंघम साहब ने क्या कहा है समझाऊंगी, पहले आप इसको लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। तो कनिंघम साहब कह रहे हैं लैंग्वेज इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टीचर, टीचर ब्रैकेट्स में है, तो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट यानी कि टीचर टू मोल्ड हिज मटीरियल, मटीरियल के ब्रैकेट में लिखेंगे प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, किसके आइडियल्स के बारे में बात हो रही है? टीचर के आइडियल्स के बारे में। और आइडियल्स के ब्रैकेट में लिख लेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो मतलब स्कूल, ये भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे। कनिंघम साहब कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार के ब्रैकेट में शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय, स्टूडियो, चित्रशाला विद्यालय यानी कि स्टूडियो में अपनी सामग्री, सामग्री मतलब छात्र, छात्र को अपने आदर्शों, आदर्श क्या है? उद्देश्य जो हमें हासिल करने हैं उसके अनुरूप ढाल सकता है। क्या मतलब है कनिंघम साहब का? ध्यान से समझेंगे। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षक है, शिक्षक यानी कि टीचर, वो क्या है? वो एक आर्टिस्ट है। वो क्या है? एक आर्टिस्ट है यानी कि कलाकार है जो स्टूडेंट्स, छात्रों को क्या है? छात्र क्या है उनके लिए? सामग्री, सामग्री है उनके लिए, उनके आप क्या कहेंगे उसे? उनके लिए सामग्री है। मतलब सामग्री को क्या कहेंगे हम? सामग्री को हम कहेंगे मटेरियल। कि एक आर्टिस्ट किस पे काम करता है? किसी ना किसी मटेरियल पे काम करता है। तो स्टूडेंट्स क्या है? मटेरियल है। और एक आर्टिस्ट जो है वो इस मटेरियल को मोल्ड करता है, उसको ढालता है, किस चीज में? अपनी कला के अनुरूप ढालता है। तो इसमें शिक्षक क्या कर रहा है? वो स्टूडेंट्स को अपनी कला, अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढाल रहा है और उसको एक प्रॉपर एक शेप दे रहा है। कहते हैं ना, टीचर्स प्रोवाइड शेप टू द स्टूडेंट्स। टीचर अगर अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट में पकड़ अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स ही बात है स्टूडेंट्स एक्सेल करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो स्टूडेंट्स के अपने उद्देश्यों के अनुसार उन्हें ढालता है। समझ में आया? कनिंघम साहब ये कह रहे हैं। दोबारा किसी को लिखना हो तो आप रिवाइंड का आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम लिमिटेड ही है। फिर भी अगर आप कहते हैं, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ अ आर्टिस्ट, दैट इज टीचर्स, टू मोल्ड हिज मटीरियल प्यूपिल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, आइडियल्स माने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो मतलब आपका विद्यालय। तो यहाँ पे शिक्षक, आर्टिस्ट काम किस में करता है? अपने स्टूडियो में। तो किस में ढालेगा वो? किस में मतलब कहाँ काम करेगा? स्कूल में। और स्कूल क्या है आपका? कार्यशाला या फिर स्टूडियो। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी एक बार फिर से सुन लेंगे। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने चित्रशाला यानी कि स्टूडियो में अपनी सामग्री यानी कि छात्रों को अपने उद्देश्यों के अनुरूप ढाल सकता है, अपने आदर्शों के अनुरूप ढाल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे दूसरे स्कॉलर फ्रेडरिक। फ्रेडरिक यानी कि फ्रेडरिक साहब। अब ये क्या कह रहे हैं? फ्रेडरिक जी क्या कह रहे हैं? ये भी एक विद्वान है। ये कह रहे हैं कि मॉडर्न करिकुलम कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइफ। It encourages all the meaningful and desirable activities outside the school, provided that these are planned, organized and used educationally. दोबारा सुन लीजिए।
Modern curriculum covers all the important areas of individual and group life. It encourages all the meaningful and desirable activities outside the school, provided that these are planned, organized and used educationally. समझिए इसको क्या कह रहे हैं ये, पहले हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ लिख लीजिए। आधुनिक पाठ्यक्रम व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के समस्त विस्तृत क्षेत्र को अपने अंदर समेटता है। यह स्कूल से बाहर सभी सार्थक एवं उचित क्रियाओं को भी अपनाता है। शर्त इतनी है कि इसका शैक्षिक रूप में प्रयोग संगठित तथा सुनियोजित किया गया हो। इसका क्या मतलब है? फ्रेडरिक साहब क्या कह रहे हैं कि करिकुलम, आपका जो करिकुलम है वो कैसा होता है? एक्चुअली जो आइडियल करिकुलम है, जो आपका पाठ्यक्रम है, वो एक्चुअली होना कैसा चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो किसी भी छात्र, स्टूडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल एक हो चाहे वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो, उनकी जीवन को पूरी तरीके से अपनाए। यानी कि सिर्फ स्कूल तक सिमट कर ना रहे, स्कूल के बाहर के जीवन को भी इस आपका पाठ्यक्रम इस तरीके से डिजाइंड हो कि आपके स्कूल के जो स्कूल के बाहर का जीवन है उसमें भी इंक्लूड हो पाए। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसे क्रियाएं होनी चाहिए आपके करिकुलम में इंक्लूडेड, जो कि आपके स्कूल के बाहर के जीवन से भी जुड़े और बच्चा सिर्फ स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर भी समझे और उसको समझ पाए अपने करिकुलम को। ठीक है, फ्रेडरिक साहब का ये कहना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्रो एंड क्रो। ये भी एक साइंटिस्ट ही है, जैसे है वैसे ही नाम लिख लीजिए आप लोग। क्रो और क्रो, ये क्या कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो कह रहे हैं curriculum includes all the experiences that a child receives inside and outside the school in a program which is chalked out मतलब ये chalked out। तो curriculum includes all the experiences that a child receive inside and outside the school in a program which is chalked out का मतलब होता है लिखना, chalked out to help in developing the intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspects। लिख लो, अभी समझाते हैं। क्या कह रहे हैं क्रो? पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के समस्त अनुभवों को जो उसे विद्यालय के अंदर तथा बाहर प्राप्त होते हैं और जो एक ऐसे कार्यक्रम में होते हैं जिसका निर्माण उसके मानसिक का क्या मतलब है आपका? इंटेलेक्चुअल। तो मानसिक, उसके बाद शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायता देने हेतु होता है या सहायता देने हेतु सम्मिलित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूली विद्या, यानी कि सिर्फ आपके स्कूल के एजुकेशन तक ही सीमित रह जाए, लिमिट हो जाए, बिल्कुल नहीं। ऐसा होना चाहिए जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, किसी छात्र का पूरा डेवलपमेंट हो सके। और पूरा डेवलपमेंट क्या है? मानसिक हो गया, आपका शारीरिक हो गया, आपका संवेदनात्मक हो गया कि आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल है या कितने ज्यादा आप क्या कहते हैं इमोशनल है। इमोशंस भी तो होने चाहिए ना, ये नहीं कि कोई बेवकूफ बनाए 2 आंसू बहा के और बच्चे मान जाए। बच्चों को इमोशनली भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, सोशली, सामाजिक तौर पर, ठीक है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पर, हर तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हो। करिकुलम ऐसा होना चाहिए। क्रो एंड क्रो ये कहते हैं। इसके बाद ये एक सबसे अच्छा है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि ये कथन है आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का।
और ये क्योंकि इंडिया का ही है तो इसी पे बनने के चांसेस भी है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये जैसा बोला है ना मैंने वैसा ही याद कर लेंगे। बेसिकली आपको बस मेनली पता होना चाहिए किसने क्या कहा है, क्योंकि जैसे ही आपको, जैसे क्रो एंड क्रो के बारे में बात हो रही है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्रो एंड क्रो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपका शारीरिक मानसिक और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि जब भी आपको पेपर में दिखे, आपको ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड रटना है, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। तो अगर आपको पता होगा क्रो एंड क्रो जो है वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पूर्ण विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आपके कनिंगम साहब या फिर फ्रेडरिक जी क्या कह रहे हैं उसके आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। तो एक लाइन में आप क्या कीजिए, जैसे मैंने डिक्टेट किया वैसे डिक्टेट अपना जो प्रॉपर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और नीचे दूसरे रंग के पेन से, जैसे ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से, रेड से, आप साइड में ऐसे लिख लीजिए किस बारे में बात हो रही है, इस बारे में बात हो रही है। इससे आपको क्या होगा, जब रिवीजन के टाइम पे आपके एक नोट्स प्रॉपर तैयार होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इन्होंने क्या कहा था, इस पूरी कमिटी ने, इस पूरे आयोग ने भी एक स्टेटमेंट दी थी आपके करिकुलम के ऊपर, और उसने क्या कहा था ध्यान से समझिए। द होल लाइफ ऑफ द स्कूल इज द करिकुलम, whole life of the school is the curriculum which can touch the life of students at all points and helps them in the evolution of balanced personality क्या कह रहे हैं, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्कूल की जितनी भी लाइफ है, आपकी जो स्कूल की पूरी लाइफ है वो क्या है, वो करिकुलम ही तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जो स्कूल की लाइफ है वो क्या है, वो एक करिकुलम ही है। तो करिकुलम आप स्कूल में आप यूकेजी एलकेजी से लेकर, या चलो फर्स्ट से ले लीजिए, फर्स्ट से लेकर 12th तक क्या करते हैं, एक करिकुलम का ही तो पालन करते हैं। तो ये आयोग है, इन्होंने क्या कहा, इस पूरी कमिटी ने क्या कहा कि करिकुलम है क्या, बेसिकली स्कूल लाइफ करिकुलम है। और अगर करिकुलम है तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि किसी एक छात्र, हर एक छात्र, एक मतलब कोई भी ऐसा छात्र ना हो जिसमें ये क्वालिटीज आपके डेवलप ना कर पाए। आपका हर एक छात्र में उसकी पूरी व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। एक आपकी बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए, और वो बैलेंस पर्सनालिटी ऐसा करिकुलम हो कि वो आप लोगों की बैलेंस पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, संपूर्ण व्यक्तित्व को डेवलप कर सके, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो यही है आपके कथन। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मेरे से बोलने में भी बहुत इश्यूज हो रहे हैं, तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम किस बारे में बात करेंगे, कल हम बात करेंगे निर्माण के बारे में। निर्माण यानी कि करिकुलम निर्माण के चरण। हमें जब हम करिकुलम अपना पाठ्यक्रम डिजाइन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसके क्या क्या चरण होने चाहिए, क्या क्या आपके स्टेजेस होने चाहिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग करिकुलम के बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे आपके एनसीएफ 2005 की गाइडलाइंस के बारे में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है क्लासेस को। आज आपने जान लिया कि करिकुलम क्या होता है, उसका हमारे क्यों इम्पोर्टेंट है करिकुलम, और उसके बाद विद्वानों ने उसके ऊपर क्या सुविचार दिए हैं। इसके बाद हमें बात करनी है चरणों के बारे में, स्टेजेस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे गाइडलाइंस, क्योंकि ये जो है टॉपिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं।
तो कोई मिस नहीं करेगा। Thank you all for today's class, and that's all for today. Thank you so much.